आज अपन पॉलिटिकल में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यह पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहर से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह तो बच्चों, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, हर खेल को खेलने के लिए नियम होते हैं। अगर नियम नहीं होंगे तो क्या होगा? आपस में वो खेल सक्सेस नहीं होगा, सही ढंग से नहीं खेला जाएगा और लड़ाई भी हो सकती है। तो इस तरीके से हर खेल को खेलने के लिए कुछ नियम होना बहुत ही ज़रूरी है और उसी के आधार पर इन खेलों की तरह ही हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं और समाज को समृद्ध बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसे सही ढंग से चलाने के लिए हर समाज में कुछ नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। और हर समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं और उसी से हमें अलग अलग समाजों के बारे में हम उनका फ़र्क पता करते हैं। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है और कई बड़े बड़े समाज हैं जिनमें अलग अलग समुदाय बनाकर लोग रहते हैं और उनमें उन लोगों के द्वारा ही कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके आधार पर सभी लोग उसका पालन करते हैं। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। और जो नियम बनाए जाते हैं, जो समाज को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसी तरह देश को व्यवस्थित ढंग से सभी लोगों की इच्छाओं को, उनके विचारों को, उनकी सोच को, उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर जिन नियमों को लिखा जाता है उसे कहा जाता है संविधान। वही हमारा संविधान कहलाता है। और अगर हम उनके विपरीत कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें सजा भुगतनी पड़ती है। हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं कि संविधान किसे कहते हैं कि वह दस्तावेज जिसमें कुछ लिखित नियम लिखे जाते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कि वे ऐसे दस्तावेज, जिस दस्तावेज में हमें हमारे अधिकारों के जो नियम लिखे जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? संविधान कैसे लिखा गया? किसने लिखा गया? तो इस अध्याय में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं और संविधान में जो बातें लिखी गई है, जो नियम लिखे गए हैं, वे हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इसमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब है
किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कोई भी देश अगर देश को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, देश के विकास के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और वो नियम किस में होंगे? संविधान में होंगे। तो इसीलिए हर देश को संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम डिटेल में आगे पढ़ रहे हैं। आज दुनिया में ज़्यादातर देशों के पास, एक बच्चों आप वीडियो देखते समय अपनी बुक अपने पास में रखोगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आज हर देश का अपना अपना संविधान बनाया हुआ है, जिसमें उनके वहाँ रहने वाले लोगों के अधिकार, नियम, कानून लिखे गए हैं संविधान में। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। अब सभी लोकतांत्रिक देशों के से ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास उनके देश का संविधान लिखा हुआ जरूर होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। लेकिन यह भाई ऐसे तो कहा जाता है कि भाई हाँ, सभी लोग, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनके पास खुद के संविधान होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास, जिन देशों ने संविधान बना लिए हैं अपने, जिनके संविधान हैं, वे देश लोकतांत्रिक होंगे। जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना कि राजा का बेटा राजा के मरने के बाद राजा बन जाता है, तो क्या हम उस देश को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? नहीं। लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं? कि जिस देश में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और सरकार बनाई जाती है, उसे लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर राजा की मृत्यु हो जाने, जहाँ राजा का शासन है और वहाँ पर राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उनका बेटा राजा बन जाता है, तो क्या वो जनता द्वारा चुना हुआ है? नहीं चुना हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग, वो राजा या वो लोग खुद को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब संविधान के द्वारा हम अपने कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो सबसे पहले तो संविधान के दस्तावेज में उन आदर्शों को, मतलब उन नियमों को, उन कानूनों को, उन अधिकारों को सूत्रबद्ध किया जाता है, सही ढंग से लिखा जाता है, जिसके आधार पर देश का हर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा से और सपनों के अनुसार रच सके। मतलब जिसमें देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे नियम संविधान में लिखे जाते हैं। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। अब हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सब एक ही धर्म को मानेंगे? नहीं। या सब एक ही भाषा बोलेंगे? तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से संविधान में सभी धर्मों के, सभी समुदायों के विचारों को, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर हमारा संविधान तैयार किया जाता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। और संविधान नियमों का ऐसा समूह है। संविधान में ऐसे नियम होते हैं जिसको एक देश के सभी लोग, मतलब देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के लिए, उसके विकास के लिए अपना सकते हैं। इसके जरिए वे
न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। अब उसके लिए यह तय किया जाता है कि सरकार कैसी होगी, इस पर जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि संविधान में जो आदर्श लिखे गए हैं उन आदर्शों के आधार पर देश का विकास कैसे करना है और देश की रक्षा कैसे की जाएगी। तो बच्चों, जैसा आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी नागरिक, एक लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों के अधिकारों को, उनकी इच्छाओं को, उनके विचारों को लिखा गया है और उन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लिखे गए हैं। तो इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब नेपाल में पहले से ही संविधान बना हुआ था, लेकिन फिर बाद में और क्यों संविधान बनाना पड़ा। तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। मतलब कुछ समय पहले नेपाल में किसका शासन था, राजा का शासन था। वहाँ राजा का शासन था। फिर 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। फिर वहाँ पर ये कहा गया 1990 में कि भाई जो भी शासन है पूरा किसके अंडर में होगा, राजा के, मतलब राजा ही सब कुछ होगा। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। अब जो वहाँ की जनता थी नेपाल की, वो ये चाहती थी कि हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, मतलब हमें एक सरकार चाहिए, हमें संविधान है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ के लोग हैं जो जन आंदोलन करते चले आ रहे थे कि राजा के शासन को समाप्त किया जाए। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिली और इसी जन आंदोलन के चलते 2006 में राजा का शासन समाप्त कर दिया गया। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था और फिर उन्होंने इस तरीके से फिर उन्होंने खुद को राजा का शासन समाप्त किया और नेपाल में संविधान की स्थापना की। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिसके लिए वे लड़ते रहे थे। अब जो पहले संविधान तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन वो नया संविधान क्यों चाह रहे थे, क्योंकि जो पहले का जो संविधान बना हुआ था उसमें जनता की इच्छाएं नहीं थी, जनता के फायदे के अधिकार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये संविधान हटाया जाए और अब नया संविधान बनाया जाए। ठीक है बच्चों, तो अब ये अपन ने नेपाल का तो पूरा पढ़ लिया कि नेपाल में किस तरह राजा का शासन था, जनता क्रोधित हो गई, जनता के अधिकारों का हनन हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने राजा के शासन को समाप्त किया और एक नया संविधान बनाया जिसमें जनता के अधिकारों को ध्यान में रखकर कानून और नियम बनाए गए ताकि सभी को समान अधिकार दिए जाए, किसी पर अत्याचार न हो, किसी का शोषण न हो। तो इसीलिए नेपाल में संविधान को जरूरी मानकर लोगों ने जन आंदोलन किया था। अब संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।